जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है और ये सेमिनार जो है दर्शन विभाग द्वारा आयोजित किया गया है। टॉपिक है आप लोगों को, अगर आप जितने बच्चे कर रहे होंगे, ये है डिस्कोर्स ऑन द रिसेंट पास्ट इंडियन फिलोसॉफिकल थिंकिंग पे है। ये टॉपिक जो है कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी में खास करके जो निकट भविष्य में जिन फिलोसफर जो पास आउट हुए थे फिलोसफर, उनके विचारधारा पे केंद्रित है कि उन लोगों ने दर्शन जगत को क्या दिया है। और हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ और एशियन कंट्रीज़ में जो फिलॉसफी के बीच जो पुल बनाने का काम इन लोगों ने किया है, तो उस बिंदु पे स्पेशली केंद्रित है कि इन लोगों ने क्या दर्शन के जगत में दिया है। तो विशु जी आप आइए आगे। ऑनरेबल सर, मेंबर्स ऑफ दिस फंक्शन एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, उस विषय की पूरी शुरुआत करने के लिए हमारे बीच हम लोगों के प्रोग्राम को चेयर करने के लिए प्रोफेसर D.K. मोहंता सर इज़ नाउ प्रेजेंट। तो जोरदार तालियों से सर का स्वागत करिए। और सर को प्रोफेसर संजय कुमार शुक्ला सर, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर स्टेज पर आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर आलोक टंडन सर से कि वो भी आएँ और मंच की शोभा बढ़ाएं। आप लोग सारे लोग इन रिनाउंड स्पीकर्स को सुनने जा रहे हैं, तो जोरदार तालियों से सर का स्वागत अभिनंदन जरूर करें। साथ ही साथ मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर राकेश कुमार सिंह सर को, वो भी आए मंच पर और मंच को सुशोभित करें। डॉक्टर अमित कुमार मिश्रा सर, वो अभी मंच पर आ गए। और मैं साथ ही साथ इस प्रोग्राम के कन्वीनर डॉक्टर संजय कुमार सिंह सर से भी अनुरोध करूंगा कि वो स्टेज पर आएं और स्थान ग्रहण करें। सुशोभित करते हमारे मंच पर उपस्थित हमारे रिनाउंड स्पीकर सर, ये लोग जिस सभा में उपस्थित हो जाएं, वो सभा बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में आती है। और मैं सर डॉक्टर अमित कुमार मिश्रा सर से भी अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं और तालियों से, जोरदार तालियों से स्वागत करिए सर का। अब मैं सभी साथियों में अब सारे लोगों से, मंच से आसीन सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वो माँ सरस्वती का माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन करें। मैं मंचासीन सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वो दीप प्रज्वलन माँ सरस्वती का करके फिर अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने सर से पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन सर के बारे में जहाँ तक मुझे पता है ये बहुत अच्छे ये दर्शन के ज्ञाता हैं सर। आज इनका लेक्चर आप लोग सुनिए। और दूसरे वक्ता हैं डॉक्टर राकेश कुमार सिंह सर, ये डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के एसोसिएट प्रोफेसर हैं हिंदू पीजी कॉलेज गाजीपुर में। सर भी इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में सर को बहुत ही अच्छा इनकी पकड़ है। और सिर्फ ये एक तरह से ये स्वतंत्र वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। सर सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर ही नहीं, और ये दर्शन में, चूँकि दर्शन के बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स हैं जो इंग्लिश लिटरेचर में जिनको पढ़ा जाता है, जैसे डेरिडा वगैरह हैं, कांट हैं, और मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफर्स इंग्लिश लिटरेचर में भी इनका डिफरेंस आता है। तो सर का बड़ा इंटरेस्ट है, सर को भी आप लोग सुनिए आज। तीसरे नंबर पे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हमारे
सहपाठी डॉक्टर अमित कुमार मिश्रा जी, जो वर्तमान में इस समय हेमवंती नंदन बहुड़ा नैनी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रयागराज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे हैं। जहाँ तक मैं इनको जानता हूँ, ये अध्ययन काल से ही दर्शन के प्रति इनका दर्शन ही पढ़ते थे ज़्यादातर, क्योंकि इनके अंदर नेचुरल प्रतिभा थी दर्शन के प्रति। और आज की डेट में हम लोगों के साथ जब ये रहते थे तो इनके प्रश्न अलग होते थे। एक सामान्य दर्शन के विद्यार्थी का जो प्रश्न होता था दर्शन के बारे में, उससे इनके प्रश्न अलग होते थे। हमको याद है कि हम लोग जब JRF मिला था हम लोगों को, तो जामिया मिलिया दिल्ली में एक कार्यक्रम था ICPR का, उसमें हम लोग गए थे। उसमें सभाजीत मिश्रा सर, RR पांडे सर, बड़े बड़े विद्वान दर्शन के उपस्थित हुए थे। तो अमित ने जो प्रश्न रखा लोगों के सामने, लोगों को आश्चर्य होता था कि इतना छोटा बच्चा ऐसा क्वेश्चन कैसे करता है। तो ये उस स्तर के विद्वान हैं, इनको भी आज आप लोगों को सुनने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ मैं विश्व जी को आमंत्रित करता हूँ कि आगे का संचालन संभालें वो और आमंत्रित करें। काशी में किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले भगवान विश्वनाथ को स्मरण करना जरूरी है, क्योंकि ये उनकी नगरी है और शैव दर्शन को समझना बड़ा मुश्किल है। शिव के दर्शन के साथ कहा गया है कि अपारे सार संसारे सारमेकम चतुष्टयः काश्याम वासः सताम संगः गंगाम भः शिव पूजनम। If you are living in Varanasi, if you are living in Kashi, then you have to earn these 4 things. काश्याम वासः, आप जब वाराणसी में रहते हैं तो आप उनके सानिध्य में रहते हैं। सताम संगः, the great eminent scholars with whom you are participating. सताम संगः यानी वो संत, वो विचारक जिनके सानिध्य में हम रहते हैं। गंगाम भः यानी वो धरा जहाँ पर पवित्र पावन गंगा नदी बहती है। और शिव पूजनम, शिव का स्मरण, पूजन। इन चारों चीज़ों का सानिध्य जिस नगरी में है, उस नगरी में, शैव के दर्शन की नगरी में, दर्शन विषय पे चर्चा हेतु ऐसे प्रतिभाशाली विलक्षण लोग उपस्थित हैं, जिनके वक्तव्य मात्र सुनने से ही हमें बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। वी कैन अर्न लॉट ऑफ थिंग्स, बट देयर मस्ट बी फुल डेडिकेशन टूवर्ड्स देयर स्पीच, बिकॉज टू अंडरस्टैंड फिलोसफी इज नॉट अ सिंपल थिंग, एंड इफ यू आर इंडल्ज विद द फिलोसफी यू मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर स्पीक्स ऑल्सो। सो विदाउट एनी डिले मैं डॉक्टर आलोक टंडन सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ मंच पर आकर और अपने विषय जो हमारा है डिस्कोर्स ऑन रिसेंट पास्ट फिलोसफिकल थिंकिंग पे अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए डॉक्टर आलोक टंडन सर का। मित्रों, सबसे पहले मैं इस संगोष्ठी के संयोजक श्री डॉक्टर संजय जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छे विषय पर, बहुत ही सामयिक विषय पर, बहुत ही मौजू, हमारे तरफ की भाषा में बोलें, विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। साथ ही मैं एक दूसरे संजय जी, जिनकी अपनी पुस्तक जो इसके पीछे कंसेप्ट के रूप में रही और जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं सिर्फ 2 दिन के 3 दिन के नोटिस पे यहाँ आ गया, तो इन दोनों बंधुओं को और हमारे मित्र संजय जी को बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि यहाँ आने और पेपर न लिख पाने के लिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरे पास समय नहीं था, लेकिन मैं क्यों आया फिर भी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। और जो लोग भारतीय दर्शन का अध्ययन करते हैं, साथ ही जिन्होंने कुछ पाश्चात्य दर्शन का भी अध्ययन किया है, वो लोग ये जानते हैं कि हमारी परंपरा में
समाज और राजनीतिक दर्शन की किन्हीं कारणों से अवहेलना हुई है, और इस अवहेलना ने उसमें एक ऐसी गहरी शून्यता पैदा की है कि जिसको भरने के लिए आज भी बहुत कम प्रयत्न हो रहे हैं। और मैंने जिस पे बोलने के लिए सोचा है और जिस अवदान के अंतिम भाग पर केंद्रित कर रहा हूँ वो है प्रोफेसर दयाकृष्ण। और मैं समझता हूँ कि वो अकेले रीसेंट पास्ट के फिलॉसफर हैं जिन्होंने समाज दर्शन को भी वो मान्यता प्रदान की जो हमारे यहाँ तत्वशास्त्र, ज्ञान मीमांसा वगैरह को दी जाती है। तो उसको दर्शन के अध्येताओं, दर्शन के अध्यापकों के बीच में एक सही, एक उसका समुचित औचित्यपूर्ण स्थान मिल सके, मेरी ये शुरू से ही आकांक्षा रही है। ये मेरा उद्देश्य भी रहा है और मेरा अपना अध्ययन और प्रकाशन भी उसी के राउंड अबाउट होता रहा है। इस उद्देश्य से मैं यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ और मैं आज थोड़ा सा ही बोलूँगा, लेकिन वो प्रोफेसर दयाकृष्ण ने जो अपने मृत्यु से 2 वर्ष पूर्व जो शिमला में सोशल फिलॉसफी में स्पेशली सिविलाइजेशंस में 3 लेक्चर दिए थे सभ्यता को लेकर, मैं सिर्फ उन पे केंद्रित करूँगा। मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे बौद्धिक विकास में प्रोफेसर दयाकृष्ण का भी बहुत हाथ रहा है मेरे व्यक्तिगत। और मैं जब भी जयपुर गया तो बगैर उनसे मिले नहीं लौटा। और ऐसे लोगों से मिलके आपको लगता है कि बौद्धिकता का जो वितान है, जो वाता है, कितना बड़ा है। कहीं से शुरू होकर आप कहीं तक चले जाइए। और वो हमेशा इस बात के लिए चिंतित भी रहते थे कि इंटेलेक्चुअल का क्या रोल होना चाहिए, और ये केवल वो नहीं है कि हम सिर्फ मोक्ष प्राप्ति की कामना करते रहें या बताते रहें। तो इस छोटे से भूमिका के साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रोफेसर दयाकृष्ण ने शुरू से ही समाज दर्शन को मान्यता दी और 1952 में उन्होंने एक पेपर लिखा था फ्रीडम पर। उसके करीब 50 साल के बाद दोबारा उन्होंने एक पेपर लिखा फ्रीडम पर, क्योंकि सोशल फिलॉसफी के केंद्र में जो स्वतंत्रता का प्रत्यय है वो बना रहता है। और मैं सबसे चाहूँगा, चाहे अंडर ग्रेजुएट हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट, कि उनकी एक पतली सी किताब है सोशल फिलॉसफी पास्ट एंड प्रेजेंट, उसको अवश्य पढ़ें। उसमें एक लेख है द टू प्रेडिकामेंट। जिस दिन मैंने उस लेख को पढ़ा एकदम से, जिसको कहते हैं इंसाइटफुल, मेरी आंखें खुल गई कि समाज दर्शन को देखने के 2 तरीके क्या हो सकते हैं। भारतीय परंपरा में कैसे देखा गया, पश्चिमी परंपरा में कैसे देखा गया, और हमको कैसे देखना चाहिए। तो आज उसकी भी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अगर उसकी चर्चा करवानी है तो हमारे BHU में प्रोफेसर बाकड़े हैं, उनका बहुत अच्छा लेख है, उस पर कभी बुलाइए और अपने स्टूडेंट्स को उनको सुनवाइए कि वो समाज दर्शन आखिर क्या होता है, भारतीय परंपरा वेस्टर्न। मैं जो आज बात करने जा रहा हूँ वो उनके फ्रीडम से शुरू होती है। तो सन 52 का जो लेख है उनका, उस लेख में उन्होंने जब स्वतंत्रता की चर्चा की तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपने न होने को भी चूज़ कर सकता है, उसका चुनाव कर सकता है। हम ये चुनाव कर सकते हैं कि हम रहें या न रहें। आत्महत्या कर सकते हैं। आत्महत्या को भी उन्होंने 2 हिस्सों में बांटा, एक दबाव में और एक स्वयं के निर्णय से ये जीवन अब व्यर्थ है या वैसे ही व्यर्थ है और हम इस जीवन का अंत कर सकते हैं। तो उनका कहना है कि स्वतंत्रता का मतलब है कि ये स्वतंत्रता मनुष्य की स्वतंत्रता है, ये किसी जानवर या दैवी व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। ये हर मनुष्य को प्राप्त है जो मृत्यु के सामने उपस्थित होती है। मरना तो है, लेकिन हम मरना स्वयं उसका चुनाव भी कर सकते हैं, चयन भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मुझे जयपाल सात्र याद आते हैं, जो बीइंग एंड नथिंगनेस में लगभग कुछ ऐसी ही स्वतंत्रता को लेकर बातें करते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर वो इसको फंडामेंटल फ्रीडम कहते हैं, लेकिन इसको स्पिरिचुअल फ्रीडम से अलग कर देते हैं। वो ये मानने को तैयार नहीं है, जैसा कि हमारी परंपरा में बहुतों ने कहा है कि मनुष्य तो स्वतंत्र है, उसको स्वतंत्रता मिली हुई है और उस स्वतंत्रता पे कुछ आवरण हैं अविद्या के या क्लेश के, तो वो दूर करिए, स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन वो इसको मानते नहीं हैं। इस अल्टीमेट फ्रीडम को वो असलियत में बाद में तो इल्यूज़न ऑफ फ्रीडम कहते हैं। ये भ्रम है, ये भ्रांति है। लेकिन 50 साल के बाद जब वो अपना अगला पेपर लिखते हैं, तब वो जब स्वतंत्रता की बात करते हैं तो एक तीसरी तरीके की स्वतंत्रता का कंसेप्ट आता है, और जिसको वो कहते हैं इम्पिरिकल फ्रीडम। और वो इम्पिरिकल फ्रीडम का मतलब उनके लिए ये है कि स्वतंत्रता अकेले की नहीं है, स्वतंत्रता सबके साथ है, स्वतंत्रता कहीं दी हुई नहीं है, स्वतंत्रता ऐसी नहीं है जो संपूर्ण हो, पूरी हो, एब्सोल्यूट हो। स्वतंत्रता जो है वो एक निगोशिएशन है, बिना दूसरे के साथ के स्वतंत्रता संभव ही नहीं है। और ये स्वतंत्रता जो है वो इम्पिरिकल है, मतलब यही यथार्थ स्वतंत्रता है। ये बहुत जगह लिमिटेड है, कंस्ट्रिक्टेड है, डिटरमिन्ड है, लेकिन फिर भी ये उसके बावजूद भी मनुष्य को कुछ मायने में उपलब्ध है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यहाँ पर ये आ जाती है कि जब वो कहते हैं कि जैसे सात्र ने कहा हेल इज़ अदर्स, दूसरे जो हैं स्वतंत्रता में नर्क हैं, दूसरा व्यक्ति नर्क है। ये सही है कि सात्र की ये भी पोजीशन उनके भी डायलेक्टिकल ऑफ रीजन में बदल जाती है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए दयाकृष्ण जी भी बदलते हैं। वो कहते हैं हेल इज़ अदर्स बट हेवन इज़ आल्सो अदर्स। अब ये जो हेवन इज़ आल्सो अदर्स है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम सब मिल के एक ऐसे विश्व की, एक ऐसी सभ्यता की रचना कर सकते हैं जिसमें दूसरा व्यक्ति हमारे लिए नर्क न हो। और दूसरा व्यक्ति यहाँ आदर्श में सिर्फ व्यक्ति नहीं है, पूरा समूह है, देश है, एक प्लूरैलिटी है। अब यहाँ से जब वो अपनी स्वतंत्रता का प्रत्यय में एक अनवरत विकास हम देखते हैं, और यहाँ पे आने के बाद उनका यही मतलब है कहने का, और वो बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि हमारी परंपरा में मनुष्य, समाज, राजनीति, इसको समझने के लिए कोई भी दार्शनिक सैद्धांतिक फ्रेमवर्क उपलब्ध नहीं है। ये बहुत ही रेडिकल बात है, सामान्यतया हमारे भारतीय दर्शन के अध्येता और विचारक स्वीकार नहीं कर पाते। इसको पढ़ने के बाद जब मैंने उनके जो 3 लेक्चर्स हैं वो सब आप अवश्य पढ़िए, और वो 3 लेक्चर्स हैं सिविलाइजेशंस पास्ट एंड प्रेजेंट, दूसरा है हाउ टू अंडरस्टैंड सिविलाइजेशन, और तीसरा है सिविलाइजेशंस नॉस्टैल्जिया एंड यूटोपिया। संक्षेप में मैं इनकी थोड़ी चर्चा करूंगा, लेकिन साथ में इसके बाद मैं इसकी भी चर्चा करूंगा जिसकी कि आज के समय में बहुत महत्व है, वो है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। तो सबसे पहले जब वो सभ्यता की बात करते हैं तो कहते हैं सभ्यता का क्या मतलब है, सभ्यताओं को हम कैसे समझें। तो फिर वो वहीं जाते हैं कि मनुष्य जो है केवल एक बायोलॉजिकल प्राणी नहीं है, मनुष्य बायोलॉजी को अपने ट्रांसेंड करने वाला प्राणी है, और ट्रांसेंड करके वो अर्थ क्रिएट करता, मीनिंग्स क्रिएट करता है, और मीनिंग्स क्रिएट करने के साथ साथ वो बाकी बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करता है। उन सब से जो है एक सभ्यता बनती है, उसमें आर्ट भी है, कॉमर्स भी है, फिलॉसफी भी है, साइंस भी है, अर्बनाइजेशन भी है, कृषि भी है, सभी कुछ है। तो हर सभ्यता जो है वो एक तरीके से मनुष्य की जो बायोलॉजिकल लिमिट्स हैं उनको ट्रांसेंड करने की कोशिश है, उसको उसका
व्यतिक्रम करती है। अब सवाल ये है कि संक्षेप में ये समझने के बाद ये सवाल उठता है, फिर इन सभ्यताओं में अंतर कैसे है? कैसे हम एक सभ्यता को एक नाम देते हैं, दूसरे को दूसरा नाम देते हैं? हम आखिर सभ्यताओं का क्लासिफिकेशन कैसे करें? तो मैं इतिहास का बड़ा विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके की बात वो कह रहे हैं वो ये है कि हर सभ्यता अपनी एक एस्पिरेशन, होप, उद्देश्य, गोल, लक्ष्य इससे पहचानी जाती है, जिसके जरिए वो अपने सारे जीवन को जो है वो समायोजित करती है। यहाँ पर वो सभ्यता और संस्कृति में भेद भी करते हैं। वो ये कहने को मानते हैं कि बिना संस्कृति के कोई समाज नहीं होता, लेकिन संस्कृतियाँ अनेक हैं, सभ्यताएं थोड़ी सी हैं। और अंतर ये है कि सभ्यताएं बाद में आती हैं। संस्कृति का आधार जो है वो वाचिक है, ओरैलिटी है। लेकिन लगभग 6 शताब्दी पूर्व मनुष्य के इतिहास में कुछ ऐसा हुआ कि इमेजेस, रिचुअल्स, ओरैलिटी के जो आधारभूत चीज़ें हैं वो बदली और मनुष्य ने कंसेप्चुअली, प्रत्यात्मक रूप से सोचना शुरू कर दिया। और कंसेप्ट्स ने जब रिचुअल्स, इमेजेस इन सबको बदला तो क्या हुआ? सभ्यता का उदय होता है। तो सभ्यताएं किसी लैंग्वेज के चारों तरफ पनपती हैं। हमारे यहाँ संस्कृत हो सकती है, ग्रीक लैटिन हो सकती है। इस तरीके से सभ्यताएं एक लैंग्वेज के चारों तरफ पनपती हैं। और इसके बाद जो है मनुष्य के मानसिक विकास में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का रोल जो है वो बढ़ता चला जाता है। अब सवाल उठता है कि भारतीय सभ्यता की आकांक्षा क्या रही है? भारतीय सभ्यता को ऐतिहासिक रूप से हम कैसे समझते रहे हैं? पश्चिमी सभ्यताओं का मूल स्वरूप क्या रहा है? किस तरीके से इस्लामिक सभ्यताएं रही हैं? किस तरह की सभ्यता की रचना आज हम कर रहे हैं और क्या समस्या है? तो उनका मानना है कि हमेशा से भारतीय मनीषी की ये सर्च रही है, ये खोज रही है कि किस तरीके से हम मनुष्य की चेतना का ऊर्ध्वीकरण करें, किस तरीके से उसका मॉडिफिकेशन करें, किस तरीके से उसको विकसित करें। ये हमारी सभ्यता का एक केंद्रीय बिंदु रहा है। हमारी सभ्यता का केंद्रीय बिंदु ये नहीं रहा है कि बाहर के विश्व की रचना में किस तरीके से हम परिवर्तन करें। लेकिन जो पश्चिम की सभ्यता है उसमें ग्रेको रोमन इन्फ्लुएंस बहुत है। और आप जानते हैं कि ग्रीक में प्लेटो, अरिस्टोटल वगैरह हुए, और उनका कहना है कि क्रिश्चियनिटी जो है वो उस सभ्यता के बीच में कहीं ब्रेक है। आज भी पश्चिमी सभ्यता के केंद्र में तर्क है, और इस तर्क के जरिए वो ये मानते हैं कि हम विश्व को और जगत को और भी सब चीज़ को समझ सकते हैं, साथ ही साथ हम उसको बदल सकते हैं, और साथ ही साथ हम और क्या कर सकते हैं कि अपनी एक्शन को दिशा दे सकते हैं। तो ये तर्क पे आधारित है। हमारे यहाँ तर्क रहा है, लेकिन अनुभव को तर्क के ऊपर मान्यता दी गई है, और यहाँ पर ये अंतर है। इस्लामिक सिविलाइजेशन की बात करने में आता है कि मोहम्मद साहब से पहले का जो इस्लामिक जगत है उसकी ज़्यादा चर्चा इस्लामिक सिविलाइजेशन में नहीं है। अब सवाल उठता है कि ये जो आज की हमारी जो समझ है भारतीय समाज, भारतीय सिविलाइजेशन की, कि ये आध्यात्मिक सिविलाइजेशन है, दया जी इसके बहुत ही खिलाफ हैं। और वो कहते हैं ये अंग्रेज़ों के द्वारा, कॉलोनियल मास्टर्स के द्वारा गढ़ी हुई छवि है जो 18वीं शताब्दी में गढ़ी गई, और इसने क्या बताया कि हम तो आध्यात्मिक लोग हैं, हमको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं। तो ये उनका अपनी रुचि थी, इंटरेस्ट था
लेकिन असलियत ये है कि हमारी सभ्यता जो है वो उस तरीके की स्पिरिचुअल सभ्यता नहीं है। और यहाँ पर वो कहते हैं जैसे मनुष्य किसी को समझने के लिए ये भी समझना पड़ता है, जिन्होंने मनोविश्लेषण पढ़ा है, कि क्या क्या उसका दिख रहा है और क्या क्या दब गया है, क्या अवचेतन में है, क्या चेतन में। किसी व्यक्ति को आप अगर समझने की कुछ दिन कोशिश करें तो कुछ दिन बाद लगेगा यार जैसा मैंने इसको देखा था शुरू में वैसा तो ये नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि उसके अवचेतन में भी बहुत सारे तत्व हैं जो बाद में समझ में आते हैं। तो उनका कहना है कि एक ह्यूज बड़े पैमाने पर हमारी सभ्यता का दमन हुआ है और हमारे जो जितने भी लौकिक तत्व हैं उनको दमन करने के बाद ये समझाने की कोशिश हुई है कि ये सभ्यता जो है आध्यात्मिक सभ्यता है। तो ये सप्रेशन का परिणाम है और इसीलिए वो 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम, मोक्ष आदि इन सभी विषयों को प्रश्नांकित करते हुए कहते हैं कि ये सब जो हैं वो हमारी सभ्यता के सीधे सीधे अकेले प्रतिनिधि नहीं। अब मैं थोड़ी सी बात, ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन इस बात की चर्चा करना चाहूँगा कि इसके बाद वो क्या कहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि हम भारतीय जो हैं वो एक नॉस्टैल्जिया से ग्रसित हैं। मतलब क्या? अतीत के मोह से ग्रस्त हैं। और पश्चिम में क्या हुआ है कि अतीत को काट के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और मॉडर्निटी के बाद काफ़ी दूर तक फेंक दिया गया है। तो अतीत की ये मोहग्रस्तता से हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। अब सवाल उठता है कि क्या हम उसी में रहें या आगे जाएं, तो कैसे जाएं? तो उनका साफ साफ कहना है कि अतीत को समझिए, उसको रिस्पेक्ट करिए, उससे शिक्षा ग्रहण करिए, लेकिन उससे आप अपने को आइडेंटिफाई मत करिए। आप पीछे नहीं लौट सकते और उसकी अपनी समस्याएं भी हैं। तो हम अपने अतीत से अपने को जोड़ के जो आज अस्मिता का सवाल उठता है उसको वो यहीं पर काट देते हैं। वो कहते हैं हमने अतीत में महिलाओं के साथ, दलितों के साथ बहुत अन्याय किया है। तो अगर हम कहें कि यही सभ्यता सबसे सुंदर है, सबसे श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, तो ये गलत हो। और इसी के साथ वो इस बात की बात करते हैं कि आज की पश्चिमी सभ्यता जो है, इसके पहले मैं कह दूं कि गांधी की, टैगोर की, अरविंद की आलोचना भी करते हैं। उनका कहना है कि अरविंद, गांधी, टैगोर इन लोगों ने साइंस, टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक वर्ल्ड है उसकी अवहेलना की है। तो इनके आधार पर हम नया सिविलाइजेशन नहीं बना सकते। गांधी जिस तरीके से आत्मनिर्भर गांव की कल्पना करते हैं वो भी आज के समय में संभव नहीं है। जिस तरीके की मनुष्य की परिकल्पना ये लोग करते हैं वो मनुष्य भी आज उपलब्ध नहीं है। आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जो सुविधाएं मिली हैं उनको कोई छोड़ना नहीं चाहता। सभी लोग चाहते हैं कि हम एक उच्च जीवन स्तर जिएं। तो सवाल ये है कि ये हमारे लिए अब बहुत प्रासंगिक नहीं है। इसके बाद वो पश्चिमी सभ्यता पे आते हैं। वो कहते हैं पश्चिमी सभ्यता की समस्या ये है कि अब वो न तो लोगोस रह पाई है, न तर्क पे है, न नोमोस रह पाई है कि वो मॉरल अथॉरिटी दे। वो सिर्फ इरोस हो गई है। मतलब अदम्य इच्छाएं हैं और उन इच्छाओं का संतुष्टिकरण ही जीवन का लक्ष्य है। यही हमारे यहाँ भी इस समय बहुत कुछ हो रहा है। तो इस बात से वो काफ़ी चिंतित और परेशान हैं और वो कहते हैं कि हमको एक नए सिविलाइजेशन की रचना करनी चाहिए और वो नया सिविलाइजेशन जो है ज़्यादा प्लूरल होगा, वो अमेरिकनाइज्ड नहीं होगा, उसमें अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व हो ऐसा भी नहीं होगा, और साथ ही साथ हम अतीत से वही लेंगे जो लेने लायक है और उसी के साथ हम पश्चिम से भी वो सब लेंगे जो हमारे यहाँ नहीं है, था नहीं था, उसकी हमें ज़रूरत है। तो ये जो दृष्टिबोध है सभ्यताओं का को लेके, उससे क्या होता है कि जिस ग्लोबल सिविलाइजेशन के इमरजेंस की वो कल्पना कर रहे हैं वो जो है वो न तो भारतीय है न अमेरिकन है। अब मैं उसके एक समय कम है तो एक अंतिम हिस्से पे आ रहा हूँ कि पिछले कुछ साल पूर्व एक विचारक थे अमेरिकी,
उनकी पुस्तक आई थी द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, और उनका कहना था कि भविष्य का जो युद्ध है वो सभ्यताओं के बीच में, संस्कृतियों के बीच में टकराव का होगा। और कुछ चीज़ें हम लोग आज देख भी रहे हैं, अरब और इसराइल में जो हो रहा है, दोनों की पवित्र भूमि वही है और दोनों लड़ मर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि इस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को दया जी ने कैसे देखा, और वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि क्लैश का मतलब है एक टकराव, और टकराव का मतलब है कि कॉमर्स है, राजनीति है और एक ट्रेड है, इन सब में टकराव होता है। लेकिन अगर हम कहें कि सभ्यताओं में टकराव होता है तो ये गलत है। सभ्यताओं में एनकाउंटर होता है, एक सभ्यता दूसरे के बरक्स खड़ी होती है, उसके कुछ पहलुओं को क्वेश्चन भी करती है, कुछ अपने पहलुओं को सामने रखती है। तो ये सदियों से होता रहा है। इतिहास में इसकी गति भले धीमी रही हो, आज के युग में ये स्थिति है कि अब आप विभिन्न सभ्यताओं के, विभिन्न कल्चर्स के लोगों को के आमने सामने अब आपको साथ रहने की तमीज़ सीखनी पड़ेगी। तो ऐसे में क्या है कि ये जो एनकाउंटर है, तो इसका तरीका क्या है कि जो गैप है हमारे, जो शून्यता है, हम वो दूसरों से लेते हैं। जो हमारे पास अधिक है, अच्छा है, वो हम दूसरों को देते हैं, दे सकते हैं। हम सब जानते हैं कि जो ड्रेस हम पहने बैठे हैं, जो हम खाना खाते हैं, टमाटर, आलू, प्याज, ये सब बाहर से आता है। ये सदरी से लेके और नीचे तक ये भी सब बाहर की ही चीज़ें हैं, लेकिन ये हम कभी ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि सभ्यताओं में आपस में लेन देन होता रहा है और होते रहना भी चाहिए। तो इसका तरीका ये है कि जो हमारे पास नहीं है और दूसरे के पास श्रेष्ठ है, उसको हम अपनाएं, और हमारे पास जो श्रेष्ठ है वो दूसरे के सामने ऑफर करें। तो जब इस तरीके का सभ्यताओं के बीच में इनकाउंटर होगा तो क्या होगा? तब क्लैश नहीं होगा, तब एक दूसरे पे वर्चस्व और श्रेष्ठता को लादा नहीं जाएगा। तब हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी पुरानी सभ्यता जो है वो दुनिया में विश्व गुरु होने लायक है, बाकी सब जो है वो शिष्य होने लायक है। ये एक तरीके का एरोगेंस है और ये ऐतिहासिक रूप से उचित नहीं है। जब मैंने इसको पढ़ा तब मैंने सोचा कि फिर नई सभ्यता का विज़न क्या है। तो एक लिबरल होते हुए भी जो मार्क्सिज्म में आस्था नहीं रखते, जो साफ साफ लिख रहे हैं कि मार्क्स की थ्योरी फेल हो चुकी है, वो कहते हैं दुनिया के लिए अगर विज़न है भविष्य का तो वो मार्क्स का ही है और कोई विज़न नहीं। मैं उछल गया, मैंने कहा ये कैसी बात दया जी ने लिख दी, क्योंकि जो बराबरी का, जो स्वतंत्रता का, जो ह्यूमन राइट्स का जो विज़न है वो सबसे पहले मार्क्स ही देते हैं। भले उनकी थ्योरी आज सफल न लगे, लेकिन जो भविष्य का स्वरूप है, कैसा भविष्य होना चाहिए, तो ये जो यूटोपिया है ये हर सिविलाइजेशन को अब सामने रखना होगा। और ये ध्यान देना होगा कि जैसे पश्चिम अतीत से कट गया, भारतीयों को अतीत से कट नहीं जाना है, लेकिन हमारे यहाँ एक कंटिन्यूटी है। तो जो रखने लायक है रखिए, लेकिन जो हमारा ध्यान जो है वो भविष्य और यूटोपिया की ही तरफ होना चाहिए, और यूटोपिया तो यही है। तो इसको पढ़ने के बाद फिर मुझे लगा कि ये तो दयाकृष्ण जी के अपने दार्शनिक चिंतन में एक लंबे समय के साथ धीरे धीरे किस तरीके से विकास हुआ है, ये बहुत सामने दिखाई देता है। और ये किसी भी दार्शनिक को या किसी भी महान व्यक्ति को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। इवन गांधी तक कहते थे कि मेरी बात की बात मानिए, मेरी पुरानी बात को मत मानिए। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी वर्चू नहीं है। जो कल हमने कहा वही आज मैं कहूँ तब मैं महान हूँ, ये गलत है। हर व्यक्ति के, हर दार्शनिक के चिंतन में विकास होता है, और यहीं पर आके वो ये ख़त्म करते हैं कि अब ज़रूरत है कि हम एक ऐसा ट्रांस सिविलाइजेशनल इंटेलेक्ट पैदा करें, एक ऐसी चेतना पैदा करें जो विभिन्न जो नैरो कल्चर्स और सिविलाइजेशंस हैं इनके बियॉन्ड सोच सके। इससे ट्रांस और परा
जब हम ऐसा कर पाएंगे तभी हम मनुष्य की जाति के लिए एक नई सभ्यता को जन्म दे पाएंगे। और ये बात बंधुओं मुझको बहुत अपील करती है कि हम जो हैं अपने में से जो भी हमारे काम की चीज़ रखें और साथ ही दूसरे के साथ के पास जो है जो भी वर्थवाइल है सब ग्रहण करें और इसका हम एक विवेक पैदा करें। तो इस तरीके से एक वैश्विक सभ्यता का एक आधारभूत सैद्धांतिक दृष्टिकोण जो है वो उनके आखिर के 3 लेक्चर्स में मुझे दिखाई देता है और मुझे लगा वो आपके सामने शेयर करूं। और इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने अपना कार्य कल्चरल आइडेंटिटी पे किया और उसको कंक्लूड किया, तब तक मैंने ये नहीं पढ़ा था और मुझे लगा कि ये तो वही है जो दया जी कह रहे हैं। तब मुझे लगा कि कहीं न कहीं मेरे पास जो है उनके संपर्क का ये कहीं असर भी हो सकता रहा हो, लेकिन ये एक रास्ता भी हो सकता है। और मैं चाहूँगा कि आज के समय में जहाँ अपनी अपनी सभ्यताओं के सर्वश्रेष्ठ होने के जो दावे चल रहे हैं, उनके बीच में दया जी की ये बहुत ही सुचिंतित, रेशनल और बहुत ही कहना चाहिए समन्वित दृष्टिकोण जो है वो हम सबको रास्ता दिखा सकता है। और मैं इसीलिए यहाँ आया था, मैंने आपसे कुछ संवाद किया। किसी को कोई प्रश्न करना हो अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपने प्रोफेसर दया कृष्ण सर से हम लोगों को पुनः परिचित कराया। देखिए, ये दर्शन की अपने आप में एक अलग विशेषता होती है कि वी आर डिस्कसिंग ऑन द टॉपिक विच इज़ रिसेंट पास्ट फिलोसोफर, बट इट इज़ द क्वालिटी ऑफ अ थिंकर कि वो अपनी बातों से उस फिलोसोफर को पुनः जीवित कर देते हैं। तो अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करके मुझे कोई संशय नहीं है कहने में कि सर ने दया कृष्ण प्रोफेसर सर को पुनः हम लोगों के स्मृति के साथ साथ उनके विचारों के माध्यम से पुनः उनको जीवित किया। मैं सर को साधुवाद देता हूँ।